अध्याय 6 स्टार्ट कर रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं वापस से करा रहा हूँ इसको, क्योंकि अगर आपको ये चैप्टर आ गया ना तो आप मान के चलिए कि इससे आगे आने वाले 5 चैप्टर भी आपको आ जाएंगे, है ना। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, ये 5 चैप्टर आप आसानी से कर पाएंगे अगर आपको ये चैप्टर आ गया तो। और ये चैप्टर बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान दे के करिएगा, ठीक है। तो देखो चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है आपका रेखाएं और कोण। यानी इसके अंदर हमने 2 चीज़ें पढ़नी है, एक हमने पढ़नी है रेखाएं और एक हमने पढ़ना है कोण। तो सबसे पहले हम रेखाओं की बात करते हैं। तो हेडिंग डालिएगा आप रेखाएं, साथ साथ नोट जोड़ कीजिएगा, ठीक है। रेखाएं, तो मैथमेटिक्स में जनरली 3 प्रकार की रेखाएं होती हैं। एक होता है आपका रेखाखंड, दूसरा होता है रेखा, दूसरा होता है रेखा, तीसरा होता है आपका किरण। किरण, ये 3 प्रकार की रेखाएं होती हैं, ठीक है। रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड होता है आपका लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, ये आप लाइन कैसे खींचते हो? मैं कहूँ भी आप 7 सेंटीमीटर की लाइन खींचो तो कुछ ऐसे खींच दोगे, ये पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट बी होगा। आप कह दोगे सर ये 7 सेंटीमीटर की लाइन है। नहीं, ये 7 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है। जब हम बोलते हैं ना कि ये 7 सेंटीमीटर की रेखा है, वो गलत होता है भाई, है ना। जब भी आपने डायमेंशन बता दिए 7 सेंटीमीटर की, 8 सेंटीमीटर की, तो रेखा नहीं होगी, वो रेखाखंड हो जाएगा, रेखा का एक टुकड़ा हो जाएगा। सुनो, लाइन तो जो है वो अनंत तक जाती है, मतलब बहुत अनंत से स्टार्ट होती है और अनंत पे ही ख़त्म होती है लाइन, ठीक है। जो भी आप बोलते हैं कि भैया 15 सेंटीमीटर की लाइन खींच दो, 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच दो, वो लाइन नहीं होती असल में, वो लाइन सेगमेंट होती है, रेखाखंड होता है। आपको याद हो जब हम रचनाएं वाला चैप्टर करते हैं, जब हम एंगल बनाते हैं तो उसके नीचे लिखते हैं ना कि हमने क्या क्या करे, रचना के चरण ऐसे करके, तो हम सबसे पहले ये लिखते हैं कि हमने एक ए बी रेखाखंड खींचा। रेखा नहीं खींची, रेखाखंड खींचा, क्योंकि रेखा तो अनंत से स्टार्ट होकर अनंत पर ख़त्म होती है। और आपने तो कॉपी पर इतने ही लाइन खींची ना, तो रेखाखंड हुआ, रेखा नहीं हुई। बात समझ में आई? तो रेखाखंड किसको बोलते हैं? एक ऐसी रेखा जिसके दो एंड पॉइंट हों, दो क्या हों? एंड, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट हो और एक एंडिंग पॉइंट हो, बस, ठीक है। सिर्फ समझना है, रटना नहीं है। रेखाखंड किसको बोलते हैं? जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो और एक एंडिंग पॉइंट हो। अच्छा, रेखा किसको बोलते हैं फिर? रेखा क्या होता है? 2 पॉइंट को मिलाने वाली एक आकृति होती है जिसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता, ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता, ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता। मतलब कहाँ से आई और कहाँ जाएगी ये नहीं पता हमें, लेकिन रेखाखंड में पता है कि भैया ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। रेखा में नहीं पता, ठीक है। अच्छा, किरण में फिर क्या चीज़ है भाई? किरण में स्टार्टिंग पॉइंट का तो पता है, लेकिन कहाँ ख़त्म हो रही है वो नहीं पता। जैसे आपको पता हो सूरज की किरणें बोलते हैं हम, सूरज की किरणें, उसमें क्या होता है कि हमें सूरज की किरणों का स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है कि भाई कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये तो सबको पता है ना, सूरज से स्टार्ट हो रही है यार, है ना, लेकिन कहाँ ख़त्म होंगी ये हमें नहीं पता, तो वो किरणें कहलाती हैं। कभी आपने सुना है भाई सूरज की रेखाएं? नहीं ना, सूरज की रेखाखंड नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? सूरज की किरणें। क्यों? क्योंकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है, एंडिंग पॉइंट नहीं है। बात समझ में आ गई? तो रेखाखंड क्या होता है? रेखा का एक टुकड़ा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, एंडिंग पॉइंट भी होता है। रेखा के अंदर ना स्टार्टिंग पॉइंट का पता, ना एंडिंग पॉइंट का पता, है ना। ये जो पॉइंट लिए हैं ये स्टार्टिंग एंडिंग नहीं है, ये इनके बीच में से कहीं पॉइंट लगा लिया मैंने, जैसे ये पॉइंट लगा दूंगा, ये पॉइंट लगा दूंगा, तो स्टार्टिंग एंडिंग कुछ नहीं है इसमें, बस मैंने बीच में लगाए हैं समझाने के लिए आपको। अच्छा, किरण क्या होती है भाई? किरण के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता। बात समझ में आगे? अच्छा, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, वैसे बता देता हूँ मैं आपको। इसको हम वैसे ही लिख देते हैं रेखाखंड ए बी, रेखाखंड ए बी। और एक दूसरा तरीका भी होता है, आप ए बी के ऊपर ऐसे डंडा मार के एरो मार सकते हैं। सॉरी, गलत कर दिया मैंने, डंडा मार के सिर्फ बार लगाएंगे। एरो मारने का मतलब हो गया कि आपने रेखा बना दी। जैसे अगर मान लो मुझे रेखा को रिप्रेजेंट करना है तो मैं लिखूंगा रेखा ए बी, इसके 2 पॉइंट ले लिए कोई भी, मान लो ये दोनों पॉइंट ले लिए, तो रेखा ए बी हो गई, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे? ए बी, और इसके ऊपर ऐसे बार मार के 2 एरो मारे जाते हैं। इसका मतलब ये अनंत तक जा रही है, यहाँ से भी और वहाँ से भी। बस समझ में आ गई? इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। किरण को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ए बी, और इसके ऊपर एक तरफ तो कुछ नहीं लगाया जाता, डॉट लगा देते हैं मतलब, और एक तरफ हम एरो मार देते हैं, तो इसका मतलब ये किरण है, ठीक। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है क्लास 9th की, उसमें ये साइन नहीं दिए गए, लेकिन आप ध्यान रख सकते हैं, बाकी बाद में काम आएंगे, दूसरी बुक्स में भी आते हैं।
तो रेखाखंड ए बी बोल दिया जाता है इनको, इसको रेखा ए बी बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं किरण ए बी, किरण ए बी। बात समझ में आ गई ना। रेखाखंड का स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट पता होता है, रेखा का स्टार्टिंग भी नहीं पता ना एंडिंग पता, किरण का स्टार्टिंग पता है एंडिंग नहीं पता, इस तरीके से। अब अगली बात हम कर लेते हैं कोण की। भाई कोण क्या चीज़ है ये, तो अगला हमारा टॉपिक है कोण। कोण को इंग्लिश में बोल देते हैं हम एंगल्स। देखो कोण क्या होता है भाई, जब दो रेखाएं काटती हैं एक दूसरे को, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके बीच में जो रोटेशन होता है, ठीक है, उनको हम बोल देते हैं कोण। क्या बोल देते हैं, कोण, है ना। दो रेखाएं भी हो सकती हैं, अब जरूरी नहीं दो रेखाएं हों, दो किरण भी हो सकती हैं, एक ये किरण है और एक ये किरण है, एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि भैया इनके बीच का जो घुमाव है इसको हम कह देंगे कोण। दो किरण हो सकती हैं, दो रेखाएं हो सकती हैं, दो रेखाखंड भी हो सकती हैं। बात समझ में आ गई। तो ये तरीका था। अच्छा, ये जब कोण बनाते हैं ना तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं शीर्ष, ठीक है। इसको बोलते हैं हम प्रारंभिक भुजा, इसको हम बोलते हैं अंतिम भुजा। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये शीर्ष इंपॉर्टेंट है, शीर्ष और कोण, ठीक है। अब कोण जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो कोण के प्रकार लिखते हैं, हेडिंग डालिए कोण के प्रकार। कोण के प्रकार कितने कितने टाइप के हमारे एंगल्स हैं। पहला है न्यून कोण। न्यून कोण मतलब वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटा है। जैसे मैंने एक एंगल बना दिया इस टाइप से, ये कह दिया भाई 30 डिग्री का एंगल है, तो आप इसे कहेंगे भैया सर ये न्यून कोण है, क्योंकि 90 से छोटा है ना। तो आप कह सकते हैं यार वो एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो और छोटा हो 90 डिग्री से, तो उसको हम बोलते हैं न्यून कोण। यहाँ पर जो x है ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दूसरा हमारा होता है समकोण, वो एंगल जो 90 डिग्री के बराबर हो। किसके बराबर हो भाई, 90 डिग्री के। फॉर एग्जांपल ये 90 डिग्री का कोण है तो इसको हम समकोण बोल देंगे। तीसरा होता है भाई अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो परंतु 180 डिग्री से कम हो। जैसे मैंने कुछ ऐसा बना दिया, मान लो ये 110 डिग्री का एंगल है, तो इसको हम अधिक कोण बोल देंगे। जो 90 डिग्री से तो ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो। इससे अगला होता है रिजु कोण। रिजु कोण, इसको मैं बाद में रिवाइज भी कराऊंगा, पहले आप सिर्फ समझते जाइए, ठीक है। रिजु कोण क्या होता है, जो 180 डिग्री का हो, जो कि 180 डिग्री का हो, उसे हम बोल देते हैं रिजु कोण। इससे अगला आता है भाई हमारा प्रतिवर्ती कोण आता है। प्रतिवर्ती कोण, ये कोण क्या होता है, 180 से तो बड़ा होता है लेकिन 360 से छोटा होता है। कहने का मतलब समझिए कि भैया एक किरण ये है मेरे पास, घड़ी की सुई देखी आपने, है ना, तो दो सुई हैं, जैसे एक के ऊपर एक चढ़ रही है। अभी मैंने एक ऊपर वाली सुई जो है घुमाते 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 मैं इसको मान लो यहाँ तक ले आया, समझ रहे हो, यहाँ से घुमाते घुमाते मैं इसको यहाँ तक ले आया, तो ये जो कोण बना ये 180 से तो ज़्यादा है। 180 तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, और 180 से क्या बन रही है, ज़्यादा, तो इसको हम कहेंगे प्रतिवर्ती कोण। जो कोण 180 डिग्री से तो ज़्यादा बने परंतु 360 डिग्री से कम बने, उसे हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। इसके बाद हमारा लास्ट आता है जो कि आपके बुक में नहीं दे रखा, संपूर्ण कोण। संपूर्ण का मतलब पूरा पूरा एक चक्कर मार जाए। फॉर एग्जांपल ये हमारी किरण है, मतलब घड़ी की सुई है, मान लो घूमते घूमते वापस यहीं पे आ गई, मतलब ऐसे रोटेशन मारते हुए वापस यहीं पे आ गई, तो पूरा चक्कर लगा लिया, तो इसको हम बोलेंगे संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री का, इसको 360 डिग्री बोल देते हैं ना, 180 हो गया, 180 हो गया, 360 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से इस कोण के पार्ट हो गए। अभी मैं आपको रिवाइज करता हूँ, देखो समरी लिख देते हैं, समरी। रेखाओं के बारे में तो आप कर लोगे, रेखाएं कितने प्रकार की हैं, एक हमारी रेखाखंड है, दूसरी रेखा है, फिर तीसरी किरण है। बात कर लेते हैं कोणों के प्रकार की। तो जैसे मान लो कि ये हमारी आरंभिक किरण है और ये यहाँ पर है, तो कौन सा कोण हुआ, न्यून कोण, 90 से छोटा,
ये कौन सा कोण हुआ? समकोण। ये कौन सा कोण हुआ? 90 से ज़्यादा कौन सा कोण होता था? अधिक कोण। ये ऋजु कोण। अच्छा, अगर मैं इसको कुछ ऐसे बना दूं, ऐसे, प्रतिवर्ती कोण। और अगर ये वापस घूम के वापस यहीं पे आ जाए तो संपूर्ण कोण। इस तरीके से हमने पढ़ा है अभी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब आगे डेफिनेशन डालिएगा आप, अन्य कुछ कोण। अन्य कुछ कोण, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, क्योंकि इस पार्ट से आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे, ठीक है। तो देखो, अन्य कोणों में पहला कोण आ जाता है पूरक कोण। हमने जो कोण पढ़े हैं अभी तक वो हमने पढ़े हैं पिछली क्लासेस के हिसाब से। पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि भाई न्यून कोण क्या है, ऋजु कोण क्या है, समकोण क्या है। अब जो इस क्लास में पढ़ना है वो देखिए, आपने पढ़ना है पूरक कोण के बारे में। पूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका जोड़ 90 डिग्री हो। जिनका जोड़ क्या हो? 90 डिग्री। जैसे मान लो कि मेरे पास ये दो कोण है, ये 45 डिग्री का कोण है मान लो, और ये 45 डिग्री का कोण है। अब इन दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये पूरक कोण है। क्या बोलेंगे? पूरक कोण है, ठीक है। जिन दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो उन्हें बोला जाता है पूरक कोण। एक अलग होता है संपूरक कोण। संपूरक कोण का मतलब जिन कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो। यहाँ पर 90 था, जिनका जोड़ 180 डिग्री हो उसे हम बोल देते हैं संपूरक। फॉर एग्जांपल ये 100 डिग्री है और ये है आपका 80 डिग्री। तो इन दोनों कोणों का जोड़ जो है उसे हम बोल देते हैं संपूरक कोण, ठीक है। जिन कोणों का जोड़ 90 हो पूरक कोण, जिन कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो उसे बोलते हैं हम संपूरक कोण। तीसरा है हमारा आसन कोण। ये थोड़ा सा ध्यान से समझना इस चीज़ को। आसन कोण कौन से होते हैं? पहले आसन का मतलब समझ लो। आसन का मतलब वो है कि भाई जो कमर लगा के बैठा हो। कमर लगा के बैठा हो, आप गूगल पर सर्च करना, कुछ इसी टाइप का मतलब आएगा, कमर लगा के बैठा हो। आसन कोण का मतलब ये होता है कि भैया दो कोण हैं और दोनों एक दूसरे के कमर लगा के बैठे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कोण है एक, मान लो 30 डिग्री का, 30 का तो नहीं है यार, ये 100 का मान लो, ठीक है। एक कोण 100 का है और मान लेते हैं दूसरा कोण है मेरे पास ये 20 डिग्री का, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब दोनों के दोनों कोण जो हैं कमर लगा के बैठे हैं। कमर का मतलब समझो भैया, ये एंगल और ये एंगल, दोनों के दोनों जो हैं भाई भाई, ये दोनों अपने एक सहारा लगा के बैठे हैं ना। ये कौन सी कमर है इनकी? ये वाली जिसको पाठ कर रहा हूँ भाग भाग, है ना। तो जो कोण बिल्कुल कमर लगा के ऐसे बैठे हों तो उसको हम बोल देते हैं आसन कोण। क्या बोल देते हैं? आसन कोण। यहाँ पर मान लो ये अगर ए है, बी है, सी है, डी है, तो हम कहेंगे एंगल ABC और एंगल CBD, ये दोनों के दोनों आपके आसन कोण है। कौन से कोण है? आसन। और भी एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल से समझ लीजिए, क्योंकि थ्योरी अगर आप इसका वो देखेंगे ना भाई NCERT में कैसे लिखा है आसन कोण के बारे में, तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं करा ही नहीं रहा उसको। बस ऐसे समझना, कमर लगा के बैठे हो तो आसन कोण है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, ये कोण मान लो ये 30 डिग्री है और ये 20 डिग्री है, तो उसमें कौन कौन से कोण जो हैं आसन कोण कहलाएंगे? तो सर एक तो कहलाएगा ये वाला कोण, मतलब मैंने डार्क कर दिया, सिर्फ ये वाला कोण जो है इसको हम बोलेंगे, और एक कहलाएगा आपका ये वाला कोण आसन कोण। क्यों कहलाएंगे भाई? क्योंकि दोनों के दोनों कमर लगा के बैठे हैं ऐसे, है ना। ये इसके ऊपर ही बैठा है, ऐसे सहारा ले रहा है ना, ऐसे इसका मुंह मान लो यार, ऐसे समझ रहे हो, इस तरीके से, और ये बेचारा ऐसे नीचे दब रहा है। समझ में आ गया? अच्छा, मैथमेटिक की भाषा में जो है, चलो बता देते हैं, इसमें क्या रखा है यार कि वे कौन आसन कोण कहलाएंगे जिनका एक शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, और जो अउभयनिष्ठ भुजाएं हैं, अउभयनिष्ठ जो कॉमन भुजाएं नहीं हैं, वो विपरीत दिशा में हो। मतलब देखो इन दोनों कोणों में, इसका देख लो एग्जाम्पल, इन दोनों कोणों में इनका शीर्ष एक ही है, टांगे इनकी एक ही है, तो जहाँ से ये पैदा हुए हैं, जिस पॉइंट से ये बने हैं वो एक ही है, और एक ही इनकी उभयनिष्ठ भुजा है, कॉमन भुजा है। और जो इनकी अनकॉमन भुजा है, जो कॉमन नहीं है, वो विपरीत दिशा में होनी चाहिए। मतलब जैसे ये इस दिशा में है ना, तो ये दोनों की दोनों इस दिशा में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये इस दिशा में हो गई
तो फिर एंगल बनेगा नहीं ना, थोड़ा थोड़ा दूर दूर होना चाहिए, स्पेस बनना चाहिए। बात समझ में आ गई। अच्छा, आसन कोण की एक और खास बात है, खास बात नहीं मतलब जनरल बात है कि भैया इन दोनों कोणों का जोड़, आसन कोणों का जोड़ बराबर होता है पूरे कोण का जोड़। मतलब आसन कोण का जोड़ बराबर होता है पूरे कोण के बराबर। मतलब आसन कोण का जोड़ बराबर होता है पूरे कोण के। कहने का मतलब कि अगर मैं 20 डिग्री और 120 डिग्री और 100 डिग्री को जोड़ दूं तो किसके बराबर आएगा? 120 डिग्री के ना, और 120 डिग्री ये पूरा है, तो ये दोनों के दोनों आसन कोण है। बस इतना ध्यान रखना, कमर लगा के बैठे हो बस वो, बाकी और कुछ भूल जाओ सबको, ठीक है। ये आसन कोण हो गया। अगला देखो, अगला है हमारा आसन कोण के बाद कौन सा है भाई? रैखिक युगम। रैखिक युगम है, रैखिक युगम। युगम का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है भाई। ऐसे दो आसन कोण, बिल्कुल ध्यान से समझना, इसको लिख भी लो चाहे, ऐसे दो आसन कोण जिनका जोड़ 180 डिग्री हो, जिनका जोड़ 180 डिग्री हो, उसे हम बोल देते हैं भैया रैखिक युगम। फॉर एग्जांपल भाई मेरे पास ये एंगल है मान लो 30 डिग्री का, ठीक है, और एक दूसरा एंगल जो कि आसन कोण है, इसके कमर लगा के बैठा है बिल्कुल ऐसे, दूसरे रंग से करूँ, ये वाला कोण मान लो, ठीक है, ये मान लेते हैं हम है हमारा 150 डिग्री का। तो देखो इन दोनों आसन कोणों का जोड़ कितना है? 180 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे कि भैया ये रैखिक युगम है, ठीक है। हेलो, तो मैं कह रहा था भाई जिन दो आसन कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो, जिन दो आसन कोणों का जोड़ क्या हो? 180 डिग्री हो, उसको हम बोल देते हैं रैखिक युगम। यहाँ पर देखो दोनों के दोनों आसन कोण बन रहे हैं और इनका जोड़ 180 डिग्री है, तो इसको बोलेंगे रैखिक युगम। बात समझ में आ गई। कुछ और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो एक आसन कोण मेरे पास ये है और एक आसन कोण है भाई मेरे पास ये। कोण दो होने चाहिए, दो से ज़्यादा नहीं, दो से ज़्यादा के लिए आगे आएगा एक चीज़, ठीक। अब मान लो कि ये है आपका 20 डिग्री और ये आपका कितना मानो यार 160 डिग्री। ये आसन कोण है, सॉरी रैखिक युगम है या नहीं है? रैखिक युगम है। अच्छा, आसन कोण भी है लेकिन इनका एक स्पेशल नाम दे दिया भैया रैखिक युगम। बात समझ में आ गई। अगला देखो, रैखिक युगम के बाद आता है अपना, रैखिक युगम हो गया ना, इसके बाद कौन सा कोण आएगा भाई? रैखिक युगम के बाद अपना आता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं? मान लो दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, दो रेखाएं हो सकती हैं, दो रेखाखंड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो इनके आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख। जो आमने सामने कोण होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, है ना। ये बराबर होते हैं, आगे इसके एक प्रमेय भी आएगी, आप अभी भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होता है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होता है। आमने सामने कोण क्या होंगे? हमेशा बराबर होंगे। हम ऐसे लिख सकते हैं, किसको एक मान लें किसको दो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया। तो ये कुछ अन्य कोण थे, एक बार मैं थोड़ा सा फटाफट रिकैप करा दूं आपको फिर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। पूरक संपूरक का तो पता चल गया। पूरक मतलब जिनका जोड़ 90 डिग्री हो, संपूरक जिनका जोड़ 180 डिग्री हो, आसन जो कमर लगा के बैठे हों, रैखिक युगम ऐसे दो आसन कोण जिनका जोड़ 180 डिग्री हो। शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं? आमने सामने के कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अच्छा, एक बात बताना भूल गया मैं आपको, शीर्षाभिमुख कोणों में आमने सामने कोण तब बराबर होंगे जब ये रेखाएं दे रखी हों। यहाँ पर क्या दे रखी हों? रेखाएं। अगर प्रश्न में रेखाएं नहीं लिख रखा है तब आप नहीं कह सकते भैया इसके आमने सामने कोण बराबर है। प्रश्न में लिखा है ना कि ये रेखाएं हैं, सिंपल भाषा में लिख दी रेखाएं हैं, तब इनने आमने सामने कोण क्या होंगे? हमेशा बराबर होंगे। बात समझ में आ गई। अच्छा, अगला टॉपिक देख लो। अब अगला टॉपिक है हमारा प्रतिच्छेदी रेखाएं और समांतर रेखाएं।
ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक दूसरे को आपस में काट दें, जैसे ये रेखा है, ये रेखा है, इन्होंने एक दूसरे को काट दिया तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं। समांतर रेखाएं जो एक दूसरे को काटे ना और उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर है। वापस समझ रहा, ये दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, आप इनको कितना आगे ले जाओ, क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं। जैसे इसको आप ए कह दो, इसको बी कह लो, इसको सी कह लो, इसको डी कह लो, तो ए भी जो है वो समांतर है सी डी के, ए भी समांतर है सी डी के। ठीक है, समांतर में होता क्या कि इनकी दूरी हमेशा बराबर रहती है। आप यहाँ से दूरी माप लो, चाहे आप यहाँ से दूरी माप लो, दूरी हमेशा क्या रहेगी आपकी, समान रहेगी। ठीक है, तो अभिग्रहित स्टार्ट कर रहे हैं अब। अभिग्रहित का मतलब समझिए पहले। अभिग्रहित का मतलब है कि कुछ ऐसी बातें जो बिना किसी प्रूफ के हमने सच मान ली। क्या बोला मैंने, कुछ ऐसी बातें जो बिना किसी प्रूफ के सच मान ली हो। फॉर एग्जांपल अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो भगवान का नाम एग्जांपल ले लेते हैं। तो भगवान किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हम सब ने मान लिया कि भगवान होता है ना। किसी ने प्रूफ करके नहीं देखा कि भगवान है या नहीं है। साक्षात ऐसे भगवान ने दर्शन आकर नहीं दिए कि मैं हूँ यार, ऐसा किसी ने, मतलब ऐसा आए हों कृष्ण जी की अवतार में और कहा भी मैं हूँ, किसी ने नहीं देखा है ना, लेकिन फिर भी हमने मान रखा कि भगवान होता है। तो ये हमारा एक अभिग्रहित है कि हमने मान लिया, पूरे मानव संसार ने मान लिया कि भगवान है। भाई कोई ऐसा कहता है कि कोई ना कोई सुपरनेचुरल पावर तो है, साइंस भी मानती है इस चीज़ को ना, सुपरनेचुरल पावर तो है। तो इस तरीके से हमारा अभिग्रहित है। ठीक, ऐसे ही मैथमेटिक्स में अभिग्रहित होता है। मैथमेटिक्स में भी ऐसी बातों को माना जाता है जिनको आप प्रूफ नहीं कर सकते। तो जैसे आपका अभिग्रहित 6.1 है, इसमें क्या लिखा है कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। इसने कहा कि एक किरण है, एक रेखा पर खड़ी है, एक रेखा पर खड़ी है, तो इस तरफ जो भी आसन कोण बन रहे हैं दोनों तरफ, उन दोनों का जोड़ हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये बात हमने मान ली, हमने इसको प्रूफ करके नहीं देखना, हमने सिर्फ इसको मानना है। बस समझ में आ गई, सिर्फ आपको इसको मानना है कि यार एक किरण जो कि एक रेखा पर खड़ी है तो उसके दोनों तरफ बनने वाले आसन कोण हमेशा 180 डिग्री के होंगे, 180 डिग्री के होंगे। ये बात आपने मान ली। ठीक है। अच्छा, अभिग्रहित 6.2 क्या कह रही है, वो भी हमें सिर्फ मानना है। ठीक। अच्छा, जैसे आपको थ्योरम दे दे कोई, क्या थ्योरम प्रमेय है, उसको तो आपको प्रूफ करना होता है, आप उसको मान नहीं सकते, आपको उसको प्रूफ करना पड़ेगा। अभिग्रहित को प्रूफ नहीं करना होता, बस आपको सिर्फ मानना होता है, हाँ में हाँ मिलानी होती है कहने का मतलब। ठीक है। अभिग्रहित 6.2 क्या कह रही है, बुक में देखो, कह रही है कि यदि दो आसन कोणों का जोड़ 180 डिग्री है तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती हैं। सही बात है यार कि भैया अगर मैंने आपको कोण दे दिया अब की बार, ये कहा ये 40 डिग्री है और ये है 140 डिग्री मान लो। ठीक है। अगर आसन कोणों का जोड़ 180 डिग्री है तो उभयनिष्ठ भुजाएं, मतलब ऐसी भुजा जो कॉमन नहीं है, इसमें कॉमन तो भुजा तो ये है ना, अनकॉमन तो ये है, तो ऐसी भुजा जो कॉमन नहीं है वो एक क्या होगी, रेखा होगी। क्या होगी, रेखा। इसमें हमें उल्टा दे रखा था, बस हमें कह रहा था यार कि जो रेखा होती है उसके ऊपर बनने वाले कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, इसमें ऐसे दे रखा था। ठीक है। और इसमें क्या दे रखा है कि जिस पंक्ति के ऊपर, पंक्ति कह लो चलो, जिस पंक्ति के ऊपर कोणों का जोड़ 180 डिग्री है तो वो हमेशा एक क्या होती है, रेखा होती है। बस समझ में आ गई, उल्टा है बस। इसको आज ये फॉर्मूला याद रखना आपने कि भैया एक रेखा के ऊपर बनने वाले कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा, वो वैसे भी हमें पता था रैखिक समीकरण युग्म से। और दूसरी बात, जिसके ऊपर 180 डिग्री का कोण बन जाए वो हमेशा क्या होगी, एक रेखा होगी। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इतना